नमस्कार, मैं मुकेश कुमार रंजन। आज आप लोग को डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी में सेमेस्टर सेकेंड पेपर 6 थ्रोपोटिक्स के अंतर्गत यूनिट 2 में 2.4 स्पेसिफिक कंडीशंस एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, विशिष्ट अवस्थाएं और भौतिक चिकित्सकीय प्रबंधन, इसमें है सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड पोलियोमाइलाइटिस पे चर्चा करेंगे। इस पॉइंट से पहले 2.4 ये ऑनलाइन क्लास से पहले जो है हम आप लोगों को 2.1, 2.2, 2.3 का जो है नोट्स दे चुके हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2.4 पे। और उसके अंतर्गत जो है प्रमस्थिकी अग्राघात वाले बच्चे, दिशा की रीढ़ वाले बच्चे, मांसपेशी क्षरण वाले बच्चे और पोलियो वाले बच्चों की विशिष्ट अवस्थाओं के अनुसार उनका भौतिक चिकित्सकीय प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस पे चर्चा करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी यानी प्रमस्थिकी अग्राघात। प्रायः सौम्य प्रमस्थिकी अग्राघात वाले व्यक्तियों को शिक्षा की सामान्य धारा में सहभागी होकर पढ़ाई करना कठिन नहीं होता। वह समान पाठशाला में भी पढ़ सकते हैं। गामक तथा शरीर स्थिति संबंधी विकलांगताएं न्यूनतम होती हैं। उनमें दिखाई देने वाली अवबोध गामक प्रक्रिया की तथा सीखने की समस्याएं या तो अग्राघात से संबंधित होती हैं अथवा वह प्रारंभिक संवेदना गामक विकास में हुए विलंब का परिणाम होती है। इन समस्याओं के फलस्वरूप कठिनाइयां तो निर्मित होती हैं, किंतु उपायात्मक शिक्षा की मदद से इन समस्याओं को पार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा को आगे तक भी पढ़ सकते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि प्रमस्थिकी अग्राघात वाले व्यक्ति जिनकी गामक तथा शरीर स्थिति संबंधी विकलांगताएं न्यूनतम होती हैं, वह जो होता है शिक्षा की समान धारा में सहभागी होकर यानी जुड़कर जो है पढ़ाई कर सकता है। उन्हें किसी चीज की कठिनाई मतलब पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इनमें सीखने की समस्याएं और अवबोध गामक प्रक्रिया जो होती है वो अग्राघात से संबंधित होती है, जिसकी समस्याओं के कारण इन बच्चों में कठिनाइयां तो ज्यादा हो जाती है, परंतु क्या होता है उपायात्मक शिक्षा की मदद से जो होता है इन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शिक्षा को जो अपनी है आगे तक मतलब पढ़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो शिक्षा को आगे तक पढ़ सकते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि समान होती है परंतु गामक तथा शरीर स्थिति संबंधी विकलांगताएं अधिक प्रभावी होती हैं, उन्हें पाठशाला जाकर शिक्षा लेना कठिन होता है। शिक्षा की सुविधाओं तक पहुंचने में आने वाली समस्याएं ही उनके प्रयासों को विफल कराती हैं। विद्यालय अथवा महाविद्यालयों तक आना जाना, व्हीलचेयर, बैसाखी तथा अथवा अन्य चलने में सहायता देने वाले साधनों के सहित इमारत की उपलब्ध जगह में घूमना फिरना तथा पर्याप्त गति से सीखना अथवा विचार व्यक्त करना इन व्यक्तियों के संदर्भ में समस्याएं होती हैं। फिर भी यदि इन व्यक्तियों को ऐसी समस्याएं दूर करने के लिए सहायता प्राप्त हो और साथ ही गामक तथा शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगताएं प्रभावी हो तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष पाठशाला में भेजना उचित होता है। ऐसी पाठशाला में उनके लिए व्यक्तिगत पाठ्यक्रम का प्रबंध किया जाता है, जिससे उन्हें फायदा होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों की यानी प्रमस्थिकी अग्राघात वाले बच्चों में जिन व्यक्तियों की बुद्धि वृद्धि समान होती है, परंतु क्या होता है कि उनका गामक और शरीर से संबंधी विकलांगताएं जो होती है वो अधिक प्रभावी होती है, जिस कारण जो होते हैं ऐसे बच्चे जो होते हैं शिक्षा ग्रहण करने में उनको क्या होती है समस्या होती है। ये बच्चे जो है पाठशाला में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो है विद्यालय महाविद्यालय में आने जाने में समस्या होती है। इन्हें जो होता है अन्य सहायता के साथ जो है
सहायता यानी अन्य सहायक उपकरण के साथ जो है इमारतों की जगहों पे घूमना फिरने में भी समस्याएं होती हैं, और अच्छी गति से यानी पर्याप्त गति से किसी चीज को सीखने में, अपनी बातों को व्यक्त करने में भी समस्याएं देखने को मिलती है। अगर इन समस्याओं को दूर करना है हमें, तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष पाठशाला की आवश्यकता होती है। विशेष पाठशाला में इन बच्चों के लिए व्यक्तिगत पाठ्यक्रम का प्रबंध किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनका दैनिक जीवन, उनके शैक्षणिक कौशल जो है सही तरीके से निर्वहन किया जा सकता है और समाज की मुख्य धारा में लोग जुड़ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रबंधन, यानी इन बच्चों की विशेष अवस्थाओं के अनुसार इनको किस तरह का प्रबंधन किया जाए जिससे इन बच्चों का कोई भी कार्य जो है सुचारू रूप से हो सके। अस्थि विकलांगता संबंधी शल्य चिकित्सा। अस्थि विकलांगता संबंधी शल्य चिकित्सा में नंबर 1 है सिकुड़न को शिथिल करने की शल्य चिकित्सा। यानी अगर ऐसे बच्चों में, ऐसे व्यक्तियों में उनकी मांसपेशियां सिकुड़ी हो जिससे वे किसी भी कार्य को करने में अक्षम होते हैं, तो उसके लिए शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसे कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। नंबर 2 है विकृति को सुधारने की शल्य चिकित्सा। यानी ऐसे व्यक्तियों, ऐसे बच्चों में जो होता है उनके हाथ पैर में, उनके शरीर में विकृतियां देखने को मिलती है, हाथ पैर टेढ़ा होता है, तो उसको सुधारने के लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से उनमें कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। नंबर 3 है मांसपेशी का पुनर्निरूपण करने की शल्य चिकित्सा। यानी जिन बच्चों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हों, कार्य करना बंद कर दी हों, उसे पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए जो है शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है। शल्य चिकित्सा के माध्यम से उन्हें जो है सशक्तिकरण या सशक्त बनाया जा सकता है। औषधि। औषधि के अंतर्गत नंबर 1 है स्पास्टिसिटी कम करने की दवाइयां। यानी जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी मांसपेशियां कड़ी और तनी होती हैं, यानी वो जो ही कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उनकी मांसपेशियां और अकड़ जाती है। तो दवाइयों के माध्यम से क्या है कि ऐसे बच्चों की मांसपेशियां जो कड़ी और तनी हो उसे कम किया जा सकता है। नंबर 2 है अनैच्छिक गतियों को रोकने के लिए दवाइयां। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, प्रमस्तकीय अग्गाघात वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें अनैच्छिक गतियां भी देखने को मिलती है, यानी हाथ पैर हिलते रहना, सर हिलते रहना। तो उसको उन गतियों को रोकने के लिए जो है दवाइयों का प्रयोग यानी औषधि का प्रयोग किया जाता है। भौतिक चिकित्सा। भौतिक चिकित्सा के अंतर्गत नंबर 1 है जोड़ की गति का विस्तार बनाए रखने के लिए निष्क्रिय गतियां और सहायता सहित गतियां। यानी जोड़ की गति, जो हमारे शरीर में जोड़ होते हैं, यानी कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़, कलाई का जोड़, कुल्हे का जोड़, घुटने का जोड़ और टखने का जोड़, जो हमारे शरीर में जोड़ होते हैं, उन जोड़ की गतियों को विस्तार यानी सही बनाए रखने के लिए, सही दिशा देने के लिए जो है निष्क्रिय गति, अगर वो सही से कार्य नहीं करता है तो उसको सहायता के साथ जो है व्यायाम करना चाहिए, भौतिक चिकित्सा देना चाहिए। नंबर 2 है मांसपेशी की ताकत बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए सक्रिय मुक्त गतियां और अवरोध सहित सक्रिय गतियां। यानी मांसपेशियों की ताकत, यानी इन बच्चों को जो प्रमस्तकीय अग्गाघात वाले बच्चे होते हैं, इनकी मांसपेशियां जो होती है अगर शिथिल है, कमजोर है, तो उसकी ताकत को बनाए रखने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, और ताकतवर हो जाए उसके लिए क्या है सक्रिय मुक्त गतियां और अवरोध सहित सक्रिय गतियां के द्वारा जो है भौतिक चिकित्सा ने व्यायाम करना चाहिए। भौतिक चिकित्सा के माध्यम से उन्हें ठीक करना चाहिए। नंबर 3 है शरीर को योग रचना में बनाए रखने तथा कमजोर मांसपेशी को आधार देने के लिए ब्रेसिंग। यानी शरीर की योग रचना, जो हमारे शरीर की रचनाएं होती हैं, शरीर की स्थितियां होती हैं, उसको बनाए रखने के लिए, स्थितियां मतलब खड़े होने की स्थिति, बैठने की स्थिति, चलने की स्थिति, सोने की स्थिति, जो हमारी सही स्थितियां होती है उसको बनाए रखने के लिए जो है, तथा कमजोर मांसपेशियों को आधार, यानी जो कमजोर मांसपेशियां उसको आधार देने के लिए, उसको एक सशक्तिकरण बनाने, सशक्त बनाने के लिए जो है ब्रेसिंग की सहायता, यानी ब्रेसिंग के माध्यम से जो है इसे कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। नंबर 4 है स्पास्टिसिटी कम करने के लिए व्यायाम। यानी मैं बता चुका हूं अभी कि जिन बच्चों की मांसपेशियां कड़ी और तनी होती है, यानी कोई कार्य करना का प्रारंभ करते हैं बच्चे, की मांसपेशियां और अकड़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए व्यायाम चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, यानी भौतिक चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है सिकुड़न तथा विकृति को रोकने के लिए निष्क्रिय गतियां। सिकुड़न तथा विकृति को रोकने के लिए निष्क्रिय गतियां, यानी जिन बच्चों की मांसपेशियों में सिकुड़न हो,
हाथ पैर सिकुड़े हो, हाथ पैर में विकृति हो, उसको रोकने के लिए जो है निष्क्रिय गति यानी सहायता के साथ जो है उसको व्यायाम कराना चाहिए, भौतिक चिकित्सा देना चाहिए। नंबर 6 है चाल प्रशिक्षण। चाल प्रशिक्षण की बात अगर हम करते हैं तो हमारी सामान्य चाल जो होती है, जब कोई व्यक्ति जो है 80 से 90 कदम या हम कह सकते 70 से 90 के बीच में 1 मिनट में जब हम चलते हैं तो उसे हमारे वो क्या कहते हैं, वो सामान्य चाल की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ चाल प्रशिक्षण की बात कही जा रही है। चाल प्रशिक्षण यानी रोगी को उसकी गामक विकलांगता की सीमाओं में रहकर चलने के लिए जो प्रशिक्षण हम देते हैं उसी को क्या कहते हैं, चाल प्रशिक्षण कहते हैं। यानी हम फिर कह रहे हैं कि रोगी को उसकी गामक विकलांगता की सीमाओं में रहकर चलने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चाल प्रशिक्षण कहते हैं। फिर 7वां नंबर है जल चिकित्सा। जल चिकित्सा यानी ऐसे व्यक्ति प्रमस्तकी अग्गाघात वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी मांसपेशी समस्या हो, अस्थि तंत्र की समस्या हो, पिछड़े हुए गामक विकास हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जल चिकित्सा के माध्यम से उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। तो आज हम आप लोग को प्रमस्तकी अग्गाघात वाले व्यक्तियों की विशिष्ट अवस्थाओं के अनुसार जो उनका भौतिक प्रबंधन किस प्रकार किया जाए उस पर चर्चा किए हैं। अब हम आगे चलते हैं, अपना टॉपिक जो लिखे वो है द्विशाखी रीढ़ यानी स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा पे अब हम चर्चा करेंगे कि अगर इन बच्चों की विशिष्ट अवस्थाओं के अनुसार इनको किस तरह का भौतिक प्रबंधन किया जाए, इनको शिक्षा की मुख्य धारा में किस प्रकार जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए जिससे ये बच्चे जो है अपना दैनिक जीवन सही तरीके से निर्वहन कर सकें। गुप्त दिशा की ऋण वाले बच्चों में प्रायः सीखने की तथा शिक्षा से संबंधित कोई समस्या नहीं होती। यह बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ सकते हैं। कई व्यक्तियों में प्रारंभिक गामक विकास में विलंब दिखाई देता है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो द्विशाखी रीढ़ वाले बच्चे होते हैं इन्हें प्रायः सीखने में तो शिक्षा ग्रहण करने में कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। ये बच्चे जो होते हैं सामान्य विद्यालय में आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कई व्यक्तियों में जो है प्रारंभिक गामक विकास में कुछ विलंबता देखने को मिलती है, लेकिन जो है ये शिक्षा जो है आसानी से मतलब ग्रहण कर सकते हैं सामान्य विद्यालय में जाकर। मेनिंजोसील की अवस्था वाले बच्चों में रीढ़ से संबंधित दोष को बंद करने की शल्य चिकित्सा होने के बाद कोई समस्या नहीं रहती। यदि लकवा हो जिसके कारण गामक विकास में पिछड़ापन आया हो तो शिक्षा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, परंतु वांछित शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम की मदद से बच्चों को समान विद्यालय में शिक्षा पाने के लिए तैयार किया जा सकता है। जो मेनिंजोसील वाले बच्चे होते हैं इनके रीढ़ की हड्डी में दोष पाया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी में छिद्र होता है, जो शल्य चिकित्सा के माध्यम से क्या किया जाता है उसको उस समस्या को दूर किया जा सकता है, यानी कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। मगर जो है अगर लकवाग्रस्त व्यक्ति हो, उस पर लकवा हो तो क्या उसका गामक विकास में जो है पिछड़ापन देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन जिससे क्या होता है शिक्षा संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगा। तो शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम की मदद से जो है उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं और समान विद्यालय में शिक्षा के लिए उसे हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। माइले मेनिंजोसील की अवस्था वाले बच्चों को समान विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आती है। यह बाधा सीखने की अथवा संज्ञानात्मक बौद्धिक कारणों से नहीं आती, बल्कि बार बार होने वाले वैद्यक शल्य चिकित्सा के तथा अन्य चिकित्साओं के कारण आती है। इन बच्चों को किसी व्यक्तिगत शिक्षक अथवा इटिनेरेंट टीचर यानी भ्रमणशील शिक्षक की मदद से घर बैठे ही सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देना उचित है। आगे बढ़कर जब वह विद्यालय में जाने योग्य होंगे तब उन्हें विद्यालय में भेजकर उनकी बाकी पढ़ाई पूरी करा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को बैठकर करने योग्य किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यदि बच्चा मंद बुद्धि भी हो तो
उसके लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। गुप्त दिशाखी ऋण के अंतर्गत जो माइलोमेनिंजोसील वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है कि विद्यालय जाने में बाधा आती है, और ये बाधा जो होती है, ये जो बाधा आती है, ये सीखने की जो बाधा आती है वो संज्ञानात्मक और बौद्धिक कारणों से नहीं आती, बल्कि जो है वैध और शल्य चिकित्सा तथा अन्य चिकित्साओं के कारण आ जाती है। इन बच्चों को अगर कुछ शिक्षा देनी है, कुछ शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना है, तो इनके लिए जो है व्यक्तिगत शिक्षक अथवा भ्रमणशील शिक्षक की आवश्यकता होती है। यानी उनकी मदद से जो होते हैं ये बच्चे घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ईटी9 टीचर या व्यक्तिगत शिक्षक जो होते हैं तो उनके लिए उनके अनुसार जो होता है वो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, और पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे और आगे बढ़कर जब वो बच्चा विद्यालय जाने योग्य हो जाएगा तो जो शिक्षा है उनकी बची रहती है, बाकी रहती है, उसको वह क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को क्या है कि जब ये चल नहीं पाते हैं, इनको समस्याएं होती, तो इनको बैठने योग्य कोई ऐसा व्यवसाय दिया जाए, कोई ऐसे व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे क्या है कि ये बच्चे जो है अपना जीविकोपार्जन कर सके। अगर इसमें मंद बुद्धि के भी बच्चे, अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत दिशाखी ऋण से संबंधित इसके अंतर्गत अगर मंद बुद्धि के भी बच्चे होते तो उनको विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। यानी विशेष पाठ्यक्रम के अनुसार, विशेष शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार जो है उनकी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रबंधन की, कि इनकी विशेष अवस्थाओं के अनुसार जो है इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, दिशाखी ऋण वाले बच्चों को कैसा प्रबंधन किया जाए, किस तरह से, उस पर हम चर्चा करेंगे। स्नायु तंत्र संबंधी शल्य चिकित्सा, स्नायु तंत्र संबंधी शल्य चिकित्सा, तो इसके अंतर्गत नंबर 1 है कि माइलोमेनिंजोसील को बंद करना, यानी जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी में जो छिद्र होता है उसको शल्य चिकित्सा के माध्यम से जो है बंद किया जा सकता है। नंबर 2 है हाइड्रोसिफेली की अवस्था में जमा होने वाले सेब्रोस्पाइनल द्रव के निकास की तथा अभिसरण की व्यवस्था कायम रखना। इसके लिए कृत्रिम नालिकाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हाइड्रोसिफेली, जिन बच्चों के सर बड़े होते हैं, हाइड्रोसिफेली वाले जो बच्चे होते हैं, तो उनके सर में जो सेब्रोस्पाइनल द्रव जमा होता है, भरा रहता है, उसको निकासी के लिए, उसकी निकासी के लिए, उसके अभिसरण के लिए जो है कृत्रिम नालिकाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या स्पाइनल द्रव जो है वो धीरे धीरे निकलता रहे। अस्थि विकलांगता संबंधी शल्य चिकित्सा, अस्थि विकलांगता संबंधी शल्य चिकित्सा के अंतर्गत जो है नंबर 1 है आधार के लिए ब्रेसिंग, यानी हड्डियों को आधार देने के लिए, हड्डियों को सही रूप देने के लिए जो है ब्रेसिंग की आवश्यकता होती है। यानी ब्रेसिंग के माध्यम से जो है हड्डियों को हम सही रूप या सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं या मजबूत बना सकते हैं। नंबर 2 मांसपेशियों का पुनर्निरूपण करने की शल्य चिकित्सा, यानी मांसपेशियों का पुनर्निरूपण, यानी जो मांसपेशियां शिथिल हो गई हो, जो मांसपेशियां कमजोर हो, उसको उसी स्थिति में लाने के लिए शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसे कुछ हद तक ठीक किया सकता है। नंबर 3 है विकृतियों को सुधारने के लिए शल्य चिकित्सा, यानी जिन बच्चों में विकृति हो, जिन बच्चों के हाथ पैर या शरीर में विकृतियां हो, उनको शल्य चिकित्सा के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। बाल रोग शास्त्र या शिशु रोग, सामान्य आरोग्य तथा आहार, यानी ऐसे बच्चों को जो है विटामिन युक्त और वसा युक्त आहार देना चाहिए जिससे ये क्या है, रोग से बचें। भौतिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा के अंतर्गत नंबर 1 है विकृतियों को सुधारना, विकृतियों को सुधारना, यानी जिन बच्चों में, जिन व्यक्तियों में के हाथ पैर में विकृतियां हो, शरीर में विकृतियां हो, उसको क्या है भौतिक चिकित्सा के माध्यम से सुधारा जा सकता है। नंबर 2 है विकृतियां बनने से रोकथाम करना, यानी जो विकृतियां हैं वो और ना आगे हो पाए और गंभीर रूप ना लें, उसके लिए रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, हमें भौतिक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3 है जोड़ की गति के विस्तार को बनाए रखना, यानी जो हमारे जोड़ की गतियां होती है उसको सही बनाने के लिए जो हमारा फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, अबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, लेटर रोटेशंस होता है, उसको बनाए रखने के लिए, सही दिशा देने के लिए जो है भौतिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। नंबर 4 मांसपेशी तनाव को बनाए रखना अथवा तनाव को बढ़ाना, यानी मांसपेशियों के तनाव को बनाए रखना, यानी
जो इस तरह के बच्चे होते हैं, द्विशाखी रीढ़ वाले बच्चे होते हैं, अगर उनकी मांसपेशियां ढीली हो, सही ना हो, चुस्ती फुर्ती उनके अंदर ना हो, तो व्यायाम चिकित्सा के माध्यम से उनको बनाए रखना और तनाव को बढ़ाना। नंबर 5 है कमजोर मांसपेशियों को ताकतवर बनाना, यानी भौतिक चिकित्सा के माध्यम से कमजोर मांसपेशियों को क्या ताकतवर बनाया जा सकता है। नंबर 6 आवश्यकता अनुसार आर्थोटिक अथवा अन्य सहायता देने वाले उपकरण देना, यानी आवश्यकता के अनुसार अगर उनको आवश्यकता हो तो इन व्यक्तियों के लिए जो है नकली हाथ पैर, आर्थोटिक में नकली हाथ पैर जो है उसको अथवा अन्य सहायता देने वाले उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7 है जहां तक संभव हो सके वहां तक गामक विकास को सुगम बनाना, यानी जहां तक संभव हो वो भौतिक चिकित्सा के माध्यम से उनके गामक विकास को सुगम बनाना चाहिए। जहां तक हमें लगे कि इन गामक विकास को हम सुगम बना सकते हैं वहां तक सुगम बनाना चाहिए। अब हम असाइनमेंट के रूप में आपको 2 प्रश्न दे रहे हैं और उन दोनों प्रश्नों को आप पढ़कर जो है उसका उत्तर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। तो पहला हमारा है कि प्रमस्तकी अग्गाघात वाले बच्चों का भौतिक चिकित्सकीय प्रबंधन पर चर्चा करें। नंबर 2 है द्विशाखी रीढ़ वाले बच्चों का भौतिक चिकित्सा प्रबंधन पर चर्चा करें। ये 2 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं असाइनमेंट के रूप में और इसका उत्तर जो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं। अगर कहीं पे आपको समस्या होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की यूनिट का नाम था स्पेसिफिक कंडीशन एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। उसके अंतर्गत जो है आप लोग को सेरेब्रल पाल्सी यानी प्रमस्तकी अग्गाघात और द्विशाखी रीढ़ के टॉपिक जो है हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। और अब जो है हम अगली क्लास में जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस में मांसपेशी क्षरण और पोलियो माइलाइटिस पे चर्चा करेंगे। तो यहीं पे हमारी टॉपिक समाप्त होती है। धन्यवाद।